और अब बात करते हैं पानी की समस्या की। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में इस साल भी पानी की दिक्कत से लोग परेशान हैं। सरकारी टैंकर किसी तरह लोगों की प्यास बुझा रहे हैं, लेकिन वो भी नाकाफी ही साबित हो रहे हैं। पानी की समस्या को समझने की कोशिश की हमारे संवाददाता रणवीर ने। देखिए झांसी से रणवीर की ये स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। वाला ऐसा आता है भाई साहब कि उसमें कुत्ते भी नहीं नहाएंगे सही से, ना पीने की तो बहुत बड़ी बात है। औरतों को बहुत समस्या है, पानी के लिए बच्चों को बहुत समस्या है। बिल्कुल काला काला हरा हरा पानी आता है। हैंडपंपों पर ये भीड़ रोज लगती है। सुबह से ही पानी के लिए बच्चे, महिलाएं, नौजवान और यहाँ तक कि बुजुर्ग भी लाइन लगाते हैं। लोग पानी के लिए संघर्ष को ही अपनी जीवन की नियति मान चुके हैं। कितनी बार पानी भरने आना पड़ता है? 100 दार दिन में 10 डब्बा तो मोड़ा ही भर लेगा हमारे। 10 डब्बा बेटा भरने आता है? हाँ, मोड़ा आते हैं, हमारे लड़का आते हैं, हम भी आते हैं। हाँ, हर जा सवेरे जा फिर हम आया भरे भी। तो बेटा सुबह आया था, फिर दिन में आप आई हैं और शाम को फिर हम भरेंगे अब। फिर आएंगे। और कितनी दिक्कत है यहाँ पानी की? बहुत ज्यादा समस्या है। हम 20-25 फिर भर ले जाते हैं, सवेरे से भर रहा है अभी तक। सुबह से लगातार पानी भर? हाँ। कितने डब्बे ले जाते हैं? हम कम से कम 20-25 की फिर रात एक डब्बा ले जाते। ये कितने डब्बे ले जाते हैं? एक ले जाती है फिर में मुड़ी पर। एक बार में एक? हाँ। 25 बार आना पड़ता है? हाँ, हम 2 बहनें भरती हैं पानी। कितनी, ये बताइए, आप लोग के घर में तो पाइप लगा होगा ना? इधर मुड़ जाइए थोड़ा सा। हाँ। पाइप है लेकिन पानी नहीं आ रहा वहाँ। कितनी बार पानी भरने आना होता है? 5 बार आना पड़ता। 5 बार। कितना डब्बा भरती हैं? बे भरते हैं 10 डब्बे। 5 बार में 10, मतलब ये जो 2 ले आई हैं, ये 2 आप 5 बार आएंगे जाएंगे? हाँ, 5 बार डबल बासन लेकर आते हैं। कितने, आप लोग ये बताइए, जब वोट देने जाती हैं तो नेताओं से नहीं बोलती हैं कि पानी दे दो? पानी मांगते हैं ना? मांगते हैं। हाँ, अभी दिला देंगे, पानी आएगा, सुविधा होएगी आपके पास। सुनाई ही नहीं है। इस इलाके में पानी की समस्या एक दिन की नहीं, एक महीने या एक साल की नहीं, और न ही एक दशक की। जो बच्चे थे वो अब बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन आज भी पानी के लिए इन्हें रोज जद्दोजहद करनी होती है। झांसी बुंदेलखंड का सबसे बड़ा शहर, सरकारी फाइलों के हिसाब से एक स्मार्ट सिटी। इस शहर ने विकास तो बहुत देखा, लेकिन पीने के पानी के लिए इनका संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। गांव के लोगों के लिए 2 से 3 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना कोई नई बात नहीं है। वहीं शहर के लोगों को भी पीने के पानी की आस है। ऐसे में जब हम झांसी पहुंचे तो यहाँ पानी के लिए क्या मंजर देखा, ज़रा आप भी देखिए। भैया, आपके गांव में इस तरह के कितने हैंडपंप हैं? हमारे यहाँ रक्षा में हो गए वही 5 या 6। कितना बड़ा एरिया है? रक्षा है कम से कम 4-5 हज़ार की बोटिंग है। अच्छा, तो आप लोग यहीं अपने घर से यहाँ आते हैं ना? हाँ, नहाने आते हैं। पूरे गांव के लोग यहीं आते हाँ, पूरी रक्षा के लोग यहीं पे। हैं? घर का पीने का पानी कैसे आता है? पीने वाला ऐसा आता है भाई साहब कि उसमें कुत्ते भी नहीं नहाएंगे सही से, ना पीने की तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर पीने का पानी कहाँ से आता ऐसे हैंडपंप से भरते है? भर के फिर घर पे यहाँ पर टैंकर से थे 5 रुपये डब्बे। 5 रुपए डब्बा है? डब्बा और या तो यहाँ से भर के ले जाएंगे? यहाँ से भर के ले जाएंगे। ये शाम के समय तो 3 बजे से लेकर इसमें पानी भरना स्टार्ट होगा और करीब 7, 8, 9 तक तो मतलब लगा ही रहेगा नंबर। लाइन लगा रहेगा। जैसे अगर हमें 5 डब्बे भरने यानी 2 बार आना है तो 2 बार आने के लिए कम से कम 2 घंटे का समय चाहिए। पेट्रोल सस्ती है, हम लोगों को पानी महंगा है। लाइन भी यहाँ पे नहीं गिर गई है, लेकिन पानी अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। गंदा पानी आता है बिल्कुल। कितनी दिक्कत हो रही है इससे? ये न हो रही, दूर पड़ रहा पानी। दूर पड़, तो घर पे नल नहीं लगा आपके? लगो मोहल्ला को खराब पानी आ रहा बाको। खराब आ रहा? नहीं, नल लग गया घर पे? बेसी तो लगी है। हाँ। लेकिन उसमें पानी पीने लायक नहीं है? हाँ, नहीं पीवे लाग, उस बात पीरो।
गंदा आता उनमें। गंदा आ रहा है। हाँ। तो देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर के इस तपती दोपहरी में ये महिला ये अपने घड़े लेकर के आई हैं और दिन में 3 बार ये इसी तरह से घड़े लेकर आती हैं, पानी भरती हैं, सर पर रखती हैं, वापस अपने घर जाती हैं। और ये जो सिलसिला है ये अभी से नहीं बल्कि सालों से चल रहा है। हालांकि सरकार ने नल तो लगवाया है लेकिन जो पानी है वो गंदा आ रहा है, इसलिए पीने लायक पानी की खोज में लोग किलोमीटर के किलोमीटर चलते हैं और इस तरह से पानी भरते हैं। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना बुंदेलखंड में लागू की गई और इसके तहत लोगों के घरों में ये नल लगाए गए। झांसी में मौजूद हूँ और झांसी में इस वक्त जहाँ भी ये नल लगे हैं ये सारे नल सूखे हैं, क्योंकि नल तो लगा दिए गए लेकिन अभी पानी की इसमें सप्लाई नहीं हुई है। और स्थिति ये है कि कई ऐसे इलाके हैं न सिर्फ झांसी में बल्कि बुंदेलखंड में जहाँ इसी तरह से पाइप्स तो पड़ गए लोगों के घरों के अंदर लेकिन पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अम्मा ये बताइए पानी का पाइप कब लगा है? जी साल भर हो गई क्या? 1 साल हो गई। पानी का पाइप कब लगा? 2 साल हो गए नल लगे हुए। हाँ 2 साल। पानी आया कभी? पानी इनमें नहीं आया अभी तो बिल्कुल। हाँ इसमें नलों में तो नहीं आया। ये है कि पाइप लाइनें डली तो अब गर्मी के सीजन में कहाँ से कभी किसी का थोड़ा बहुत आ गया तो आ गया बस, नहीं तो वैसे की। अभी आप लोग कैसे पानी वानी पीते हैं? हम लोग तो उधर से लाते पीने का बंद पैसे टंकी से। पीने के लिए नहीं यूज कर सकते ना अपन लोग, खाना बनाने के लिए भी नहीं कर सकते यूज, वो इस्तेमाल के लिए कर सकते। आप बताइए कितनी दिक्कत है जीवन में? बहुत दिक्कत है, यहाँ तो 30 साल हो गए पानी ही नहीं आता इधर पे। तो ये ड्रम वगैरह जो है टैंकर आता तो भरती आता है तो कहीं आता कहीं नहीं आता। हमारे उधर आगे को तो आता ही नहीं है, मतलब आगे को नीचे। अच्छा। हाँ बिल्कुल नहीं आता। रोज कितना घंटा आप लोग इसमें पानी भरने में बर्बाद करते हैं? दिन भर ही हो जाता बैठे बैठे। अब ड्यूटी वाले हैं तो भर ही नहीं पाते, अब ड्यूटी जाए नहीं जाए तो नांगा लग जाता, तो पानी भरा के ड्यूटी जाए। हर घर नल योजना में आपके यहाँ लगा नल? हाँ जी कल लगा। इसमें पानी आता है? नहीं आता। इसमें नहीं आता? इसमें आता जी, बहुत पुरानी लगी इसमें आता। कैसा पानी आता है? इसमें खारा आता। पीने के लिए नहीं होता? पीने के लिए नहीं आता, खारा आता। कितने साल से दिक्कत है? दिक्कत तो भैया आज जो 30 साल हो गए जब मकान बनवाए, जब से पानी की समस्या है। 30 साल से? 30 साल से। ऐसा नहीं है कि सरकार ने बुंदेलखंड के लोगों को पीने के पानी को मुहैया कराने की कोशिश नहीं की। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना के अंतर्गत लोगों के घरों तक पानी की पाइपलाइन पहुंचा दी गई, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर अब भी पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई है। ऐसे में लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि सूखे पड़े इन पाइपों में जल्द ही पानी की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। फौरी तौर पर सरकार ने लोगों को पानी मुहैया कराने के लिए झांसी के ज़्यादातर मोहल्लों में टैंकर के जरिए पानी भिजवाने के इंतज़ाम किए हैं। एक टैंकर दिन भर में 18 से 20 चक्कर लगाकर लोगों के घरों तक पानी पहुंचाता है। झांसी के शहरी क्षेत्र में पानी सप्लाई करने के लिए सरकार की तरफ से कुछ टैंकर्स अरेंज किए गए हैं। अलग अलग वार्डों के लिए अलग अलग टैंकर्स हैं और इन टैंकर्स में पानी भरा जाता है और पानी भर के शहरों में छोड़ा जाता है। कुछ टैंकर चलाने वाले लोग हमारे साथ हैं। भैया ये बताइए इस तरह के कितने टैंकर्स चल रहे हैं अभी? अभी प्रेजेंट में 16 टैंकर हैं यहाँ पर, जिसमें वार्ड नंबर 50, वार्ड नंबर 32 और 20 में सप्लाई दी जाती है यहाँ से। 3 वार्ड में 16 गाड़ियाँ? हाँ। और कितने चक्कर एक गाड़ी लगा लेती है? पर डे एक गाड़ी लगा लेती है रोज 18-19 चक्कर, और लाइट ना आने की वजह से 12-13 चक्कर। कुछ ही मोहल्ले में जलपूर्ति नहीं हो पाती बिना लाइट आने पर। लाइट आने पर हर मोहल्ले में जलपूर्ति कर सकते हैं अपन। ये इन इलाकों में पानी बिल्कुल सप्लाई नहीं हो रहा? पूरा टैंकर पे ही? टैंकर ही पे है। मद्रासी कॉलोनी, अन्नपूर्णा कॉलोनी, सत्यम कॉलोनी, पीताम्बरा कॉलोनी, तो भीड़ा नहीं लगने देते हम लोग। समय पे पानी हर जगह उपलब्ध करा देते हैं। पूरा दिन यही काम की? पूरा दिन सुबह से शाम तक, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक घर पे पहुँच। सुबह 5 से 11 तक पानी सप्लाई। घंटा रिपोर्ट बनाने में लग जाता अपन को। सवेरे 5 बजे सप्लाई करते, रात में 10 बजे तक देते हैं। हर घर नल योजना के तहत यहाँ पे तमाम घरों में नल भी लग गए हैं, है ना? लगे हैं मगर पानी नहीं है उसमें। मतलब घरों में पाइप पहुँच गई है? हाँ, लेकिन अब सप्लाई नहीं है। सप्लाई नहीं है। सप्लाई हम लोग टैंकर के द्वारा ही देते हैं। फिलहाल लोगों के घरों तक टैंकरों से पानी पहुंचाकर सरकार लोगों की दिक्कतें दूर करने का काम जरूर कर रही है, लेकिन अगर हर घर नल योजना के तहत लगे पाइपलाइंस में पानी की सप्लाई शुरू हो जाए तो घरों के बाहर ड्रम लेकर टैंकरों का इंतजार करने का लोगों का सिलसिला भी खत्म होगा और बुंदेलखंड में पानी की दिक्कत भी दूर हो जाएगी।
झांसी से अपने सहयोगी विनोद गौतम और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब आपके लिए एक सवाल जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जवाब भेज सकते हैं। सवाल है कि क्या एंटी पेपर लीक कानून से पेपर लीक की घटनाएं थमेंगी? आपको बता दें कि एंटी पेपर लीक कानून इस साल फरवरी में पारित हुआ था, जो अब लागू हो गया है। कानून के तहत 10 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। वहीं लगातार परीक्षाओं में हो रही धांधली के मद्देनजर सवाल यही है कि क्या एंटी पेपर लीक कानून से पेपर लीक की घटनाएं थमेंगी? नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। अभी कुछ दिनों से एक जो OTT सीरीज है जो सबकी जुबान पर है वो है पंचायत 3, यानी तीसरा जो उसका सीरीज़ है वो अब आ गया है। उसमें आपने कई लोगों को देखा होगा, जाने माने एक्टर्स जो हैं रघुवीर यादव, जितेंद्र कुमार और नीना गुप्ता। तो ये काफ़ी इस सीरीज़ के बारे में बात हो रही है। तीसरा सीज़न 3 है ये। उसमें फुलेरा गांव का शख्स है जगमोहन, जो कि जुगाड़ के ज़रिए घर के आगे की सड़क और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक घर चाहता है। और ये जो इसमें पूरी राजनीति होती है गांव में, उस पर एक पूरा एपिसोड है। उसमें कई एपिसोड हैं असल में। और इसमें एक आपको जगमोहन के साथ साड़ी पहने, हरी रंग की साड़ी पहने एक जो एक्ट्रेस नज़र आएंगी, उनका नाम है कल्याणी खत्रिया। भले ही उनकी भूमिका छोटी सी हो, लेकिन छाप बड़ा उन्होंने छोड़ा है और काफ़ी उनकी तारीफ हो रही है और दर्शक उन्हें बेहद पसंद कर रहे हैं। भले ही पंचायत में हो सकता है कि आपने उन्हें एक अलग रंग में देखा हो, लेकिन वो काफ़ी समय से इस इंडस्ट्री में अपने पैर जमाए हुई हैं। यही वजह है कि वो अपने काम के बलबूते साल 2016 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं और उनको ये अवार्ड उनकी पहली फीचर फिल्म प्रेमातुर के लिए मिला था। इसमें उन्होंने लीड रोल प्ले किया था। उनका काम लोगों को बहुत पसंद आया और उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया है। तो इतनी सारी बातें मैंने उनके बारे में इसलिए की है क्योंकि खास मेहमान आज हमारे साथ कल्याणी खत्री यहाँ पर स्टूडियो में एनडीटीवी के मौजूद हैं। कल्याणी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच एनडीटीवी एंड आपका। पंचायत में आपके काम की बहुत तारीफ हो रही है। सीरीज़ की तो शुरू से तारीफ हो रही है, आपके काम की इस बार बहुत तारीफ हो रही है। तो नेचुरली काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। सच में, मतलब मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा है जब पंचायत रिलीज़ हुई। और मेरे लिए नॉर्मल ही था क्योंकि बहुत सारा काम किया था, तो पहले भी चीज़ें रिलीज़ हुई हैं। जब पंचायत आई तो दूसरे तीसरे दिन से मुझे इतने कॉल आने शुरू हुए, और वो कॉल सिर्फ आपके जो अपने करीबी होते हैं वो तो आपको जानते ही हैं, लेकिन ऐसे रिश्तेदार जो बहुत दूर के थे, मतलब जिनसे दूर दूर का कोई कनेक्शन नहीं था, वो लोग भी मुझे कॉल करके बधाइयाँ दे रहे थे। जो हमेशा आपके पाँव को खींचने वाले लोग होते हैं, अगर वो लोग आपकी तारीफ़ करें तो ज़्यादा खुशी होती है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई पंचायत के आने के बाद, और सच में इस किरदार को लोगों ने बहुत प्यार दिया है। इंस्टाग्राम पे भर भर के लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि आप रियल लाइफ में ऐसी हो, आपने कैसे ऐसे प्ले कर लिया, आप मतलब कैसे एक गांव की लड़की बन गई जो महिला है, जिस तरह से उनका रहन सहन है, कैसे आपने ये चीज़ें कर ली। तो बड़ा मज़ा आता है जब लोग आपके किरदार की तारीफ़ करते हैं। बिल्कुल। तो मेरा सवाल भी यही होगा कि पंचायत के इस किरदार तक आप पहुंची कैसे? आपको कैसे पता चला, कैसे आपने ऑडिशन किया, क्या हुआ? सबसे पहले तो चूँकि पंचायत अपने आप में इतनी बड़ी सीरीज है कि हर कोई चाहता था कि इसका हिस्सा बने, और मैं भी बहुत सालों से चाह रही थी कि पंचायत का हिस्सा कैसे बनूं। तो मुझे पता चला कि सीज़न 3 की कास्टिंग हो रही है कास्टिंग बे में, जो कि एक कास्टिंग कंपनी है जो कि अभिषेक बनर्जी की है। तो वहाँ पे मैंने जुगाड़ लगाया फिर कि कास्टिंग डायरेक्टर का नंबर निकाला जाए। तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया इसमें। मुझे कास्टिंग डायरेक्टर का नंबर मिला जिनका नाम था सहज भदौरिया। मैंने उनको बोला कि पंचायत 3 की कास्टिंग हो रही है, आप कर रहे हैं ना, तो सारे कैरेक्टर लॉक हो गए क्या? तो उन्होंने बताया कि नहीं, अभी भी 2 कैरेक्टर्स हैं जिनकी कास्टिंग बाकी है। तो मैंने कहा चलो बच गई मैं, मतलब कुछ तो ऑप्शन मिलेगा मुझे। फिर उन्होंने कहा ठीक है, आप एक काम करिए, अपना एक ऑडिशन वीडियो भेजिए पहले मुझे, क्योंकि वो किसी को भी स्टूडियो नहीं बुला लेते हैं ऑडिशन के लिए। वो चाहते हैं कि पहले इंसान उतना काबिल हो कि वो उसको बुलाएं और उसका ऑडिशन ले।
मैंने उनको एक बिहारी टोन में ऑडिशन बना के भेजा जो उस कैरेक्टर की डिमांड थी। उनको बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा कल्याणी आप एक काम करिए, आप कल ही आ जाइए। और जिस दिन उन्होंने मुझे बुलाया 9 मई को, मेरा बर्थडे था पिछले साल, और मैं उस दिन ऑडिशन दे रही थी और मैंने एक नहीं बल्कि 2 कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिए थे क्योंकि दोनों में मेरा लुक जा रहा था। एक तो विधायक की बेटी और एक थी जगमोहन की पत्नी। 4 दिनों के बाद मुझे कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आया, सहज भदौरिया, क्योंकि इस कैरेक्टर के लिए 2500 लोगों ने ऑडिशन दिए थे। ये मुझे बाद में पता चला जब मैं लॉक हो गई, सेट पे गई, शूट किया तब। तो जब उनका कॉल आया उन्होंने कहा कि आप लॉक हैं, आपको प्रोडक्शन की तरफ से बजट के लिए कॉल आएगा। तो और फ़ोन रख दिया। मुझे और चीज़ें पूछनी थी कि क्या किस कैरेक्टर के लिए, उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैंने तुरंत दोबारा कॉल किया कि अरे आप ये तो बताइए कि कौन से कैरेक्टर के लिए लॉक हुई हूँ। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप जगमोहन की पत्नी के लिए लॉक हुई हैं। मैंने कहा जगमोहन की पत्नी क्यों, मतलब उसका ऑडिशन ख़राब गया था क्या, वो विधायक की बेटी वाला? तो कह रहे नहीं, जगमोहन की पत्नी में आपको एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करने के मिलेगा जो समाज से आपको अलग तरीके से जोड़ेगा। आप तो रियल लाइफ में कल्याणी हैं, आप एक मॉडर्न लड़की हैं, मुंबई में रहते हैं, आपका जो रहन सहन है वैसा ही बिल्कुल विधायक की बेटी का है, तो आपको कुछ अलग करने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन जगमोहन की पत्नी में ना आपको कुछ अलग क्राफ्ट मिलेगा। तो मुझे लगा फिर तो मज़ा आएगा करके, और फिर पंचायत का हिस्सा बनना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। सीज़न 1 से मैं पंचायत देख रही हूँ और कई बार मैंने देखी है। तो बस इस तरह से मुझे जगमोहन की पत्नी का किरदार मिला। तो थैंक यू TVF, थैंक यू दीपक मिश्रा जो पंचायत के डायरेक्टर हैं। तो आपने जब फाइनली देखा, फाइनल जो काम था वो देखा, तो आपको क्या लगा कि बेहतर हुआ ये रोल मिला? हाँ, मतलब जब मैंने आउटपुट देखा है, मतलब आने के बाद सीज़न, जब हम डबिंग के लिए पहुँचे थे, जब हमारी डबिंग थी, कुछ सीन्स में कई बार आवाज़ की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि गांव होता है तो काफ़ी आवाज़ें आती रहती हैं आसपास से। तो 1-2 सीन्स की डबिंग के लिए मैं पहुंची, तो मैंने सीन्स देखे अपने, वो पूरा दिखाते नहीं, वो जानबूझ के, क्योंकि चाहते हैं कि सभी एक साथ प्रीमियर पे देखें। तो जब मैंने वो सीन देखा ना, मुझे लगा यार अच्छा हुआ मैंने जगमोहन की पत्नी का किरदार प्ले किया। वो इतना अलग दिख रहा है। इवन मेरे मोहल्ले वाले जो मेरे होम टाउन वाले, वो मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि तुम तो ऐसी हो नहीं, मतलब बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि तुम कल्याणी हो। तो मैंने यही कोशिश की कि कल्याणी का जो एक भी अंश है, वो कल्याणी खत्री का, वो जगमोहन की पत्नी में ना दिखे। तो मुझे बड़ा मज़ा आया इस किरदार को करके। मुश्किल नहीं हुई करने में? मुश्किल नहीं हुई मुझे लगता है, क्योंकि मैं ना छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ, साहिबगंज, जो झारखंड का एक बहुत छोटा सा ज़िला है। एक तरफ गंगा बहती है, एक तरफ पहाड़ है और छोटा सा कस्बा है। वहाँ पे मैं गांव में विज़िट करती थी, छोटे छोटे गांव में, जब NSS की वॉलंटियर थी। वहाँ पे जाते थे और हम लोग छोटे छोटे गांव में विजिट करते थे, उन महिलाओं को देखते थे, उनको रात को पढ़ाने जाते थे, उनके छोटे बच्चों को अगर वो स्कूल नहीं जा रहे थे तो उनका एडमिशन कराते थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने वॉलंटियरिंग की है अपने कॉलेज टाइम में। उन महिलाओं को मैंने देखा था तो एक चीज़ नोटिस की थी, वो लोग ना भले पैर से के नीचे से उनका पेटीकोट दिख रहा हो साड़ी का, पर सर से पल्लो नहीं हटता था। पता नहीं क्या लॉजिक है उनका, पर वो जो डिसिप्लिन थी उनकी, वो सर के पल्लो वाला, वो मैंने वहाँ से कॉपी किया। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, सिर का पल्लो नहीं हटने दूंगी। तो सीन्स में भी आप देखेंगे कि भले मेरे पेटीकोट दिख रहा है पर सिर से कहीं भी पल्लो नहीं हटा। और ये बेकर्स की बहुत खासियत है कि जो TVF है वो बहुत डीपली रिसर्च करती है चीज़ों पे, और उन्होंने भी बहुत ही ध्यान रखा कि इस कैरेक्टर का कहीं भी एक मॉडर्निटी का ज़रा भी अंश उसमें नज़र ना आए। तो आपने जो ये पेटीकोट वाली बात बोली है, बहुत ये माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है, बहुत करीब से ऑब्जर्व किया हुआ है। और जब वहाँ पर आप शूट कर रही थी तो इतने वेटरन एक्टर्स वहाँ पर थे, आप नीना गुप्ता थी, रघुवीर यादव, और ये लोग मतलब इनके साथ काम करना अपने आप में सौभाग्य की बात है और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो माहौल जो है सेट पर आपका, उनसे हंसी मजाक बाकी लोगों से, या फिर सीखने का क्या एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? एक्सपीरियंस तो सच बताऊं बहुत मज़ेदार था, क्योंकि जब आप इतने बड़े आर्टिस्टों के साथ, पहले तो वो उनकी इतना अच्छा एक्सपीरियंस है उन लोगों का इंडस्ट्री में, और जब आप उनके साथ काम कर रहे होते हो तो वो आपको पता नहीं फील ही नहीं होने देते कि आप पहली बार उनसे मिल रहे हो, आप पहली बार उनके साथ काम कर रहे हो। और मुझे लगता है यही चीज़ है जो ज़मीन से जुड़े रहते हैं ना, जो इंसान जिन्होंने थिएटर किया होता है, जैसे मैं भी खुद थिएटर बैकग्राउंड से आई हूँ, उन्हें पता होता है कि कैसे ज़मीन से जुड़ा रहना। वो इतने ज़मीनी लोग हैं, मतलब रघुवीर जी के साथ तो ऐसा लग रहा था कि वो तो मेरे घर के हैं, मतलब अरे आओ तुम्हें कहानी सुनाते हैं। जब हम रात में डिनर कर रहे थे, उन्होंने अपने मेकअप मैन की मिमिक्री करके हमें सुनाई। इतने फ़नी इंसान है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस अगर मेरा किसी के साथ रहा तो रघुवीर जी के साथ रहा है। और नीना जी से भी बहुत कुछ मैंने सीखा। नीना जी के साथ हमारा एक ही सीन था, इसलिए मैं उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाई। एक सीन था जब हमारे घर के सड़क के बाहर से वो गुजर रहे होते हैं और गिर जाते हैं, उनको चोट वोट आती है, तो फिर जगमोहन जाके उनको उठाता है। पर चूंकि कभी कभी लाइट चेंज होती है और चीज़ें चेंज हो रही है, तो हम सब एक साथ बैठे होते हैं, गप्पे कर रहे होते हैं।
तो उस वक्त मीना जी ने जो चीज़ें बताई ना परफेक्शन को लेके, जैसे वो कितनी सारी, मतलब मुझे लगता है वर्सेटाइल एक्टर हैं वो, इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले करती रहती हैं। उन्होंने एक ही चीज़ बताई कि अपने किरदार को इतने शिद्दत से आप प्ले करो ना कल्याणी, कि कहीं भी ये नहीं लगना चाहिए कि आप कल्याणी हो। और वो चीज़ मेरे दिमाग में उस दिन घर कर गई, और मुझे लगता है आज के बाद मैं कोई भी कैरेक्टर प्ले करूँगी, कभी भी आप मुझे नए किरदार में दिखेंगे उसमें कल्याणी नहीं दिखेगी। तो ये एक्सपीरियंस वाले लोग ही बता पाते हैं। तो क्या मतलब जब हमने पंचायत देखी, मैं लगातार फॉलो कर रही हूँ इस सीरीज़ को, और जब तीसरा मैंने इसका सीज़न देखा, मुझे लगा कि बाकी दोनों से कंपेयर करूँ अगर, हाँ। तो काफ़ी सीरियस है, एक हाँ। जिसको कहते हैं कि बेहद दुख की एक जो बात होती है ना, वो लगातार कई एपिसोड्स में एक ग्रीफ जो है बहुत ओवरवेलमिंग है, बहुत ज़्यादा लगता है, धीरे धीरे आखिर में आकर वो हल्का होता है, कॉमेडी पे तो आता है। क्या ऐसा ही माहौल सेट पर मतलब एक बनाने का होता है? कई डायरेक्टर्स का ये होता है कि वो मतलब एक माहौल बनाकर रखते हैं कहानी के अनुरूप, लेकिन क्या सेट पर ऐसा होता था या फिर कुछ हल्की फुल्की भी बातें हुई? क्योंकि पहले 2 सीज़न में तो हमने देखा है कि काफ़ी मज़ेदार बातें सीरीज़ में भी थी। जी, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है जो 3 एपिसोड आपने देखे होंगे जो हमारे वाले थे, जहाँ तक हमारा परिवार था, वो बहुत सैड रखा गया। उसका रीज़न भी ये था कि ताकि लोग जो हैं जिन्होंने सेकंड सीज़न देखा है, हाँ। वो सीज़न 3 से कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि सीज़न 2 एंड हुई थी जब प्रहलाद चा का जो लड़का होता है जो आर्मी में था वो डेथ करता है, और उनको मतलब वो जब उनकी बॉडी आती है और जो वो फीलिंग था ना, वो पूरी, मुझे लगता है पूरा देश रोया था उस दिन। और उस टाइम के बाद उसको कह सकते हैं कि उस मूड को कॉपी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि कॉपी करना था उस मूड को। अदरवाइज ऐसा लगता कि यार मतलब अभी तो सैड पे ख़त्म किया था और तुरंत हंसा रहे हैं, तो उन्होंने ना उसको कैरी फॉरवर्ड किया है उस मूड को। और जब वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो 3 एपिसोड बहुत सैड गए हैं, हाँ। जब तक प्रहलाद शाह हंसते नहीं हैं, बिल्कुल। और जब उनके चेहरे पे हंसी आती है, उसी तरह से आप आगे के एपिसोड्स देखेंगे, आप फिर हंसेंगे। फिर तो सीजन 11 जब एंड होता है तो मुझे लग रहा है वो फाइट सीक्वेंस में तो सबको हंसाया होगा। बिल्कुल जी। कल्याणी, एक बहुत अच्छी चीज़ जो आपने बताई है, आप छोटे से शहर से आती हैं और आप मुंबई पहुंच जाती हैं, वहाँ पर आपने बहुत काम किया है और पंचायत से आपको बेहद ज़्यादा मुझे लगता है कि पहचान मिली है। ये एक बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी भी है। आपके जैसे जो लोग काम करना चाहते हैं और सपने देखते हैं सितारे बनने का, तो क्या कहेंगी आप उनके लिए? कैसी जर्नी ये है, कैसी ये यात्रा है? क्या बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, बहुत ज़्यादा धोखे हैं, या फिर क्या करें वो जिससे कि वो आपने जो किया है उसके करीब तक पहुँच सके? मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो जो भी छोटे शहर से सपने लेके आते हैं उनको एक चीज़ सीखनी चाहिए, वो ये है कि आप जेन्युइन कोशिश करिए। शॉर्टकट लेने के लिए बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं और बहुत सारे रास्ते होते हैं शॉर्टकट के, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको शॉर्टकट पे नहीं लॉन्ग कट पे बिलीव करना चाहिए। और सीढ़ियाँ जैसे धीरे धीरे चढ़ी जाती हैं, तो आज जो जिस टाइम पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, ये बहुत आई थिंक मुझे लगता है लिक्विड हो गया है फॉर्म चीज़ों को लेके। आपको किसी के पास नहीं जाना पड़ता, आपको बस उनका मेल आईडी निकालो, उनके कॉन्टैक्ट नंबर निकालो, उनको प्रोफाइल सेंड करो, तो सब चीज़ें इतनी ट्रांसपेरेंट हो गई हैं कि कहीं गलत होने की कोई संभावना ही नहीं है। जैसे जब मैं बॉम्बे आई थी तब भी एंड्रॉयड का टाइम था 2019 में, तो मैंने भी लोगों को वैसे ही अप्रोच किया, जो एक तरीका होता है कि आप नंबर्स पे कांटेक्ट करिए। कास्टिंग डायरेक्टर के मेल आईडी आपको पता बहुत सारे मिल जाएंगे, आई थिंक गूगल पे भी मिल जाएंगे। उनको बाकायदा अपनी प्रोफाइल सेंड करिए, जो एक कह सकते हैं जेन्युइन तरीका होता है, एक इंट्रोडक्शन वीडियो, आपकी प्रोफाइल्स, और मुझे लगता है वो देखते हैं। क्योंकि ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मैंने सेंड करना शुरू किया था मुझे 5-6 दिन तक रिप्लाई नहीं आते थे, तो मैं खुद उदास हो जाती थी कि यार मतलब भेज तो दिया, ये लोग देख ही नहीं रहे, मतलब मेरी प्रोफाइल नहीं देखी इन्होंने। मगर कुछ वक्त के बाद जब उनका रिप्लाई आता था 1-2 महीने के बाद कि आप इस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन बना के घर से भेज दीजिए, तो मुझे लगता था नहीं यार ये जेन्युइन तरीका है, लोग देखते हैं। और कई बार जो लड़कियां मुझे लगता है छोटे शहरों से आती हैं, उनको ये भी नहीं पता होता है कि जेन्युइन अप्रोच क्या होती है लोगों से बात करने की। कॉन्टैक्ट से आई थिंक मुझे लगता है कुछ नहीं होता। आपको अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आपको जेन्युइन तरीका अपनाना चाहिए ऑडिशन देने की। और कहते हैं कि सपने तो सब देखते हैं, पूरा करने के लिए बस लगे रहो, क्योंकि लगे रहोगे तो लगा रहेगा। बिल्कुल, बड़ी बात कही है आपने। एक बस वक्त हमारे पास खत्म हो रहा है, बस एक आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे यादगार लम्हा आपके लिए पंचायत 3 के सेट्स पर क्या था? मेरे लिए सबसे यादगार था
जब मैं आपको बताऊं मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी क्योंकि हम बहुत गर्मी में शूट कर रहे थे, मतलब एकदम हाई लेवल की गर्मी थी हमारे लिए। बॉम्बे वाले तो कितनी गर्मी वहाँ पे मुझे लग रही होगी मैं बता ही नहीं सकती। उस दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई, दूसरे दिन मेरा बॉडी डिहाइड्रेट हो गया था और मुझे लूज मोशन होने शुरू हो गए। मैं उदास बैठी थी क्योंकि सीन भी वैसा था, बिल्कुल उदास सी, अम्मा को ले जाए पिलाचा। और उसी वक्त मुझे दीपक सर ने देखा और दीपक सर ने बुलाया, बोले अरे क्या बात है तुम मतलब इतनी उदास क्यों बैठी हो, तुम तो इतनी हंसमुख लड़की हो। फिर मैंने उनको बताया कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। आपको बता रही हूँ सेट पे घर वाला फील जो देता है, जो एक इंसान अगर दे दो कितनी खुशी मिलती है। दीपक सर ने मेरे लिए खिचड़ी बनवाई और वो दाल खिचड़ी जब मैंने खाई दही के साथ, मुझे ऐसा लग रहा था मुझे मेरे सेट पे माँ मिल गई हो। तो इतना प्यार अगर आपको कोई सेट दे तो आप वाकई अच्छा काम करोगे। जी कल्याणी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, एनडीटीवी से बात करने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपको बहुत मौके मिले, आप बहुत शानदार करें अपने करियर में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एनडीटीवी, थैंक यू सो मच। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और लौटते हैं और भी कई खबरों के साथ। पेपर लीक पर बवाल के बीच बड़ी खबर शिक्षा मंत्रालय से आ रही है, जिसने हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। पारदर्शी और सही तरीके से परीक्षा के लिए इस हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि परीक्षा प्रणाली में रिफॉर्म के सुझाव ये कमेटी देगी। 2 महीने में शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट ये कमेटी सौंपेगी। इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन कमेटी के चीफ होंगे। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, पारदर्शी और एरर फ्री परीक्षा एक प्रतिबद्धता है। विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति का गठन परीक्षा प्रक्रिया में सुधार करने के लिए, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करने और एनआईए में सुधार लाने के लिए किया गया है। एनटीए में सुधार लाने के लिए किया गया है। छात्र हित और उनका उज्जवल भविष्य सदैव हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत राजकीय दौरे पर आईं। दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों, प्रोजेक्ट्स और भविष्य के सहयोग पर बातें हुई। शेख हसीना ने पीएम मोदी को बांग्लादेश आने का न्योता भी दिया। नई सरकार में भारत राजकीय दौरे पर आने वाली पहली नेता बनी पड़ोसी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया। और फिर वो राजघाट गईं बापू को श्रद्धांजलि देने। पीएम मोदी से हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बात हुई और अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। भारत ने भविष्य के प्रोजेक्ट पर बात की, बांग्लादेशियों को मेडिकल ई वीजा पर सहमति दी और रंगपुर में भारत का असिस्टेंट हाई कमीशन खोलने का भी ऐलान किया। दोनों पक्ष आर्थिक सहयोग पर, पार्टनरशिप पर बातचीत शुरू करने के लिए भी सहमत हैं। बांग्लादेश के सिराजगंज में एक इनलैंड कंटेनर डिपो के निर्माण के लिए भारत समर्थन देगा। आज हमने नए क्षेत्रों में सहयोग के लिए फ्यूचरिस्टिक विजन तैयार किया है। ग्रीन पार्टनरशिप, डिजिटल पार्टनरशिप, ब्लू इकोनॉमी, स्पेस जैसे अनेक क्षेत्रों में सहयोग पर बनी सहमति का लाभ दोनों देशों के युवाओं को मिलेगा। भारत बांग्लादेश मैत्री सैटेलाइट हमारे संबंधों को नई ऊंचाई देगी। हमने अपने फोकस में रखा है कनेक्टिविटी, कॉमर्स और कोलैबोरेशन। हमने 1996 के गंगा रिवर ट्रीटी के रिन्यूअल के लिए टेक्निकल स्तर पर बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया है। बांग्लादेश में तीस्ता नदी के संरक्षण एवं प्रबंधन पर बातचीत के लिए शीघ्र ही एक टेक्निकल टीम बांग्लादेश का दौरा करेगी। दोनों देश कई प्रोजेक्ट तेजी से पूरे कर चुके हैं। खौड़ा अगरतला के बीच भारत बांग्लादेश का छठा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक शुरू हुआ। खुलना मोंगला पोर्ट द्वारा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कार्गो सुविधा शुरू हुई। मोंगला पोर्ट को पहली बार रेल से जोड़ा गया। 1320 मेगावाट मैत्री थर्मल पावर प्लांट के दोनों यूनिट्स ने बिजली उत्पादन शुरू किया।
दोनों देशों के बीच भारतीय रुपए में ट्रेड की शुरुआत हुई। भारत बांग्लादेश के बीच गंगा नदी पर दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। भारत बांग्लादेश के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर फ्रेंडशिप पाइपलाइन पूरी हुई। भारतीय ग्रिड से होते हुए नेपाल से बांग्लादेश तक बिजली निर्यात ऊर्जा क्षेत्र में सब रीजनल सहयोग का पहला उदाहरण है। बांग्लादेश के पीएम ने दोनों देशों के स्थिर रिश्ते, 1971 में आजादी की लड़ाई में भारत के योगदान और दोनों देशों के आगे के सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता जताई। साथ ही सहयोग से विकास का नजारा देखने पीएम मोदी को हिंदी में ही बोलकर अपने देश आने का न्योता दिया। आप आइए बांग्लादेश में, देखिए बांग्लादेश को कितना कुछ हमने कर पाया और हमने क्या करेंगे। तो बांग्लादेश भारत ने रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए डिफेंस उत्पादन से लेकर सैन्य बलों के आधुनिकीकरण पर भी चर्चा की। काउंटर टेररिज्म, कट्टरवाद और बॉर्डर के शांतिपूर्ण प्रबंधन पर अपनी सहभागिता को मजबूत करने का भी निश्चय किया। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और लौटते हैं। और इस वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, सीधा आपको वहीं लिए चलते हैं। CGST and ₹20 crore SGST. So that is a recommendation. There are one or two which I am not stating it here for want of time, but the complete decisions will be sent to you by mail. Council has also decided and recommended that amending the provisions of CGST Act to provide that the 3-month period for filing appeals in the GST Appellate Tribunal will start from a day which shall be notified by the government. So, the President of the Tribunal has assumed office, and the said period for filing filing appeal by the taxpayers will expire on 5th August 2024. But there is a need that we need to give an extension, so we've come up with this decision. The next one I'm moving over to is, in order to help small taxpayers, the Council recommended extending the time limit to furnish the detail and the returns in the form GSTR 4 from 30th April at present. At the moment it is 30th April. The Council has recommended that it be extended to 30th June. And this is for GSTR 4, those returns which have to be filed. This will apply for returns for the financial year 2024-25 onwards. The next one I'm moving on to, the Council has recommended requisite amendment in the CGST rules to provide that interest would not be charged on an amount which is available in the electronic cash ledger on the due date of filing the GSTR 3B return and is debited while filing the said return. This will ease interest burden on the taxpayer. I'm moving to the next decision, which is again taxpayer friendly. The Council has recommended again insertion of a functionality by way of Form GSTR 1A, which would allow a taxpayer to add any particulars of current tax period which he may have missed out on in reporting in the GSTR 1. So if he missed out on reporting in GSTR 1, there shall now be a form called GSTR 1A in which he'll be able to do that for the current tax period or to amend any particulars which are already declared in GSTR 1 for the current tax period before filing GSTR 3B return for the current tax period. So one gets filed. If there's a missed out fact or you've done some error, you can correct it
in the GSTR 1A. You can't, of course, go back for the current tax period, is what is being said. Then there is going to be a rolling out of biometric-based Aadhaar authentication in an all-India basis. You know that we ran a pilot in Gujarat, also a pilot in Puducherry. There have been very good inputs coming out of it. So this will help us to combat fraudulent input tax credit claims. तो निर्मला सीतारमण का प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है, बजट के पहले कंसल्टेशंस हुए हैं, उस पर वो और जानकारी दे रही थी।